जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले क्लास में पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का पूरी एक मैराथन क्लास में उसको समझा था। इस वीडियो में हम लोग इतिहास में संपूर्ण इतिहास को अच्छे से कवर करेंगे। इसमें से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास वरन विश्व भारत के इतिहास के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, इस पूरी वीडियो क्लास में हम लोग जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इतिहास के, उन सभी को एक ही वीडियो में मैराथन क्लास के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम इसका पीडीएफ भी आपको बताएंगे और आप वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लेना। लेकिन सबसे पहले आप अगर इसका नोट्स बनाएंगे साथ में, तो आपको एक ही बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और ये अच्छे से आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व भारत के इतिहास से रहे हैं, इन सब को हमने कवर किया है यहाँ पे। तो आपको क्लास मिस नहीं करनी है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और उसी तरीके से इसका आपको नोट्स बनाना है। आप देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे हैं, टॉपिक्स रहे हैं, सेगमेंट रहे हैं, सबको हमने यहाँ पे कवर किया है आपके लिए। आप इसको पढ़ने के बाद आप भले ही रेलवे एग्जाम, वनडे एग्जाम या फिर सिविल सर्विसेज का पेपर देंगे, सभी आपको यहाँ से कवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। जितने भी लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने वीडियो हम डालें उनका नोटिफिकेशन भी आपको समय पे मिलता रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में हम लोगों ने इस तरीके से पूरा एक शेड्यूल की तरीके से पढ़ाई करी थी और देखा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए थे उसी से आपके क्वेश्चन निकल के आए भी थे। तो दोस्तों, भरोसा रखिए और जो कंटेंट आपको दे रहे हैं आप उसको बार रिवीजन करते जाइए और साथ में नोट्स बनाते जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और क्या क्या हमें आज की क्लास में पढ़ना है। जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ एक बार, कम से कम एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। वीडियो को शेयर करने से ताकि जो लोग इन चीज़ों को नहीं कवर कर पा रहे हैं, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें और पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि कितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमें यहाँ से कवर करने हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन और बौद्ध, महाजनपद, भारत में आए विदेशी जितने भी थे उनके बारे में। इसके अलावा प्रमुख पुस्तकें, महत्वपूर्ण अभिलेख, प्रमुख दर्शन प्रवर्तक, प्रमुख संप्रदाय प्रवर्तक, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, प्रमुख युद्ध, यूरोपियों का आगमन, 1857 की क्रांति, गवर्नर और गवर्नर जनरल, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, इन सभी टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, परेशान ना होइएगा, पूरा वीडियो देखिए, भले ही स्पीड बढ़ा करके उसकी वीडियो को देखिएगा। तो ये रेलवे के एग्जाम के लिए एक रामबाण सीरीज के तौर पे साबित होगा इतिहास का यह वीडियो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में सबसे पहले इसका अध्ययन किया था 18वीं सदी में। फिर 1820 में जॉर्गेनस वामसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। एक था पाषाण काल, मध्य युग और लौह युग के बारे में। भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है 1861 में। ठीक है, पुरातत्व की इन्होंने खोज करी थी। भारत में नवपाषाण काल का जनक किसे कहा जाता है? देखो, पुरातत्व का अगर जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को आप टिक करिएगा, लेकिन नवपाषाण काल का जनक की बात करें तो डॉक्टर प्राइमरोज की बात होगी। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये तो एक बेसिक जानकारी थी जो इतिहास से रिलेटेड थी। अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल में यह पत्थरों का युग था। इसमें मानव पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थर के बने औजारों का इस्तेमाल करता था, पत्थर से ही आग पैदा करता था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है।
तो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस संपूर्ण पाषाण काल को हम लोग देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से कि क्या उसकी स्थिति थी, क्या हमको उसमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पाषाण काल को हमने एक आपके, ताकि माइंड में एक उसका सिनेरियो तैयार हो सके, एक माइंड मैपिंग तैयार हो सके, तो इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू अच्छे से कवर करेंगे। तो पूरा पाषाण काल, इसको 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया। एक है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी स्थिति काल क्या था। तो ये आगे की नहीं पता, लेकिन 8000 BC तक और 8000 से 4000 BC और 4000 BC से 2500 BC तक माना जाता है नवपाषाण काल का। लक्षण में देखें तो यह पूरा पाषाण काल के जो व्यक्ति थे वो आखेटक थे, यानी खाद्य संग्राहक थे, यानी भोजन को संग्रहित किया करते थे। इसके लिए या वो एक जगह से दूसरे स्थान को जाते थे, घूमते थे। और मध्य पाषाण काल में ये आखेटक थे, खाद्य संग्राहक भी थे, यानी भोजन को इकट्ठा करते थे। लेकिन यहाँ पे पशुपालन प्रारंभ हो गया था। क्या हो गया था? पशुपालन। यहाँ पे क्या थे? आखेटक थे सिर्फ, और यहाँ पे क्या है? पशुपालन। यही पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। और इसमें क्या था? ये कृषि और पशुपालन करने लगे थे। तो यानी कि इसके लिए क्या है, नवपाषाण काल आते आते मानव क्या हो गया था? कृषि और पशुपालन भी करने लगा था। तो पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक था, यानी शिकारी था। मध्य पाषाण काल में वो पशुपालन करने लगा था, और नवपाषाण काल में वो कृषि के साथ, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगा था। तो कृषि किस में आई? नवपाषाण काल में आई। पशुपालन किस में आया? मध्य पाषाण काल में। आखेटक किस में थे? तो पूरा पाषाण काल में। बिल्कुल डिफरेंट इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में चीजें छपें। औजार किस टाइप के यूज हुआ करते थे? तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट यानी पत्थर होता था, तो उसी से बनाए जाते थे। सल्क यानी ब्लेड के आकार के, बिल्कुल उसको पतला कर लिया जाता था, जैसे आज ब्लेड होता है उसी तरीके से उसको धारदार कर लिया जाता था। किसको? पत्थर के। और मध्य पाषाण काल में कुछ सूक्ष्म पत्थर के ही औजार मध्य पाषाण काल में ही बनाए थे, उनको एक कहा जाता था मैक्रोलिथ कहा जाता था। और नवपाषाण काल में स्लेट यानी महीन कणों वाला पत्थर इस्तेमाल किया जाता था। प्रमुख स्थल देख लें तो अतिरपक्कम, अतिरपक्कम ये तमिलनाडु में है। हथनोरा, भीमबेटका, मिर्जापुर, सोनभद्र और सोहान घाटी ये पंजाब और पाकिस्तान। यानी कि ये कहने का मतलब कि पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, तो इन स्थलों से भी क्वेश्चन आता है, तो हमको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर पूछ ले भीमबेटका का संबंध किससे है, तो ये पूरा पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, और मिर्जापुर, सोनभद्र, सिंगरौली और सोहान घाटी ये किससे संबंधित है? ये सब पूरा पाषाण का। मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। ये मृदभांड के बर्तन यहाँ से मिले हैं। सराय नहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से है। पैसरा मुंगेर में। बागौर राजस्थान, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के सबसे पहले पशुपालन। तो पशुपालन के साथ ये 2 जगह से यहाँ पे हमको मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में पूछता है कि चौपानी मांडो ये कहाँ पे है, तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में। और ये मध्य पाषाण काल का स्थल है जहाँ से यहाँ से हमको साक्ष्य मिले थे। और पूछता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो पूरा पाषाण काल के पूरा पाषाण काल के यहाँ से हमको क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल में बुर्ज होम कश्मीर, यहाँ से गर्तवास मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है। तो बुर्ज होम याद रखिएगा कहाँ से, तो बुर्ज होम से कश्मीर से मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। चिरौंद बिहार से औजार व हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि का साक्ष्य मिला है। तो कृषि का साक्ष्य नवपाषाण काल में कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। और मध्य पाषाण काल से कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? बागौर राजस्थान और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश से चावल का साक्ष्य मिला है। मगहरा से जौ और धान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमने अच्छे से समझा। एक बार और समझ लेते हैं जल्दी से। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, तो मध्य पाषाण का पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक था और यहाँ पशुपालन करने लगा था, और इसमें कृषि और पशुपालन दोनों नवपाषाण काल में करने लगा था। इसके प्रमुख स्थल भीमबेटका, सिंगरौली, ठीक है, सोन घाटी ये सब थे। इसके चौपानी मांडू, सराय नहर और बागौर और आजमगढ़ से काय के साक्ष्य मिलेंगे? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल से।
और इसमें आकर देखते हैं तो बुर्ज होम से हमें कुत्ते के साथ साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है। और चिरौंद बिहार से हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि का पहला साक्ष्य मिलता है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। कोल्डियावा से चावल का साक्ष्य मिलता है और मगहरा से क्या मिलता है, जौ और धान के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये नवपाषाण काल का हो गया। यहाँ तक आपने समझ ली। और जो मुख्य खोजें कौन कौन सी, तो देखो पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई, लेकिन इनको प्रयोग करना नहीं पता था। ठीक है, आग की खोज तो कर ली थी लेकिन इनको प्रयोग नहीं पसंद था। फिर ये आग का प्रयोग कहाँ पे करने लगे, मध्यपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में आग का व्यापक प्रयोग करने लगे। वो कृषि करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, इस वजह से वो समाज पहिया कुत्ता और ये सब पालने का कार्य करने लगा था। तो ये एक बिल्कुल माइंड मैपिंग की तरीके से आप पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण को अच्छे से कवर कर पाएंगे। आई होप ये चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में अच्छे से छप रही होंगी। दोस्तों ये रिवीजन के तौर पे है, तो क्विक रिवीजन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अगर इंडिविजुअल इसका वीडियो बनाएंगे उसमें समझा सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल था वो चीज़ हम यहाँ पर लेकर के आए और उसी को समझाया था। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यह दक्षिण एशिया के सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इस सभ्यता का सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया क्योंकि 1921 में हड़प्पा नामक स्थल पे इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। लेकिन आप एग्जाम में देखते होंगे कि इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको आपने सुना होगा, एक सैंधव सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सभ्यता कहा जाता है, बृहद सिंधु सभ्यता कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता, मलुवा की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये नाम अगर मिले तो आप समझ लेना ये सब किसके नाम है, एक ही के नाम है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को ही इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे सैंधव सभ्यता जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया था, सिंधु सभ्यता मार्टियर व्हीलर के द्वारा कहा गया था, AR मुगल के द्वारा बृहद सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया था, और प्रथम नगरी कहा था गार्डन चाइल्ड ने कहा था। तो ये याद रखिएगा कि ये इनके अन्य नाम भी हैं। नाम कभी नहीं पूछता लेकिन आपको याद रखना, अगर उसने दे दिया कि प्रथम नगरीय क्रांति की खोज किसने करी तो आप फिर दिमाग लगाएंगे कि ये किसने करी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के ही बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने करी। तो यह भी इसके अन्य नाम है। ठीक है, यह सभ्यता जो थी मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। तो जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता थी तो उसका जो विस्तार था अगर देखा जाए तो भारत में, अगर हम बात करें इसके विस्तार की, अगर भारत में इस तरीके से अगर हम इसको दिखाना चाहें आपको, 1 मिनट रुकिएगा, अगर इस तरीके से मैप बना करके अगर इस चीज़ को ऐसे समझेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मैप बनाना, तो ये देखेंगे तो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की अगर रेखाएं खींच लेंगे तो इस विस्तार को इसी रेखा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थी, जो पूर्व में आप देखते हो ये पूर्व है और ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो अगर सीमाओं की बात करते हैं तो पूर्व में आलमगिरी स्थित था। ठीक है, पूर्व में आलमगिरी स्थित था मेरठ में, तो ये यहाँ तक इसकी सीमाएं रखती थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, ये दूसरे कलर से दिखा दे रहा है, 1 मिनट आप बस वेट करिए। तो जो पूर्व में था तो ये आलमगीर तक था, तो यहाँ तक इसकी सीमाएं थी। ये भाई पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो पूर्व में आलमगिरी उत्तर प्रदेश तक इसकी सीमाएं थी, पश्चिम में सुतकुराडोर बलूचिस्तान तक। तो आज़ादी के बाद ही तो ये इसका निर्धारण हुआ ये भारत है पाकिस्तान है, पहले ऐसा नहीं था। तो पश्चिम यहाँ पे सुतकुराडोर पड़ता था बलूचिस्तान में, तो यहाँ तक इसकी सीमा थी। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, तो मांडा एक क्षेत्र पड़ता है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ तक इसका था। और दक्षिण में महाराष्ट्र, यहाँ तक इसका स्थान था। जो दैमाबाद था महाराष्ट्र में जगह, तो वहाँ तक इसका क्षेत्र था। तो कुल मिला के इस तरीके से हमारी जो ये सभ्यता थी विस्तारित थी। ठीक है, इस तरीके से ये सभ्यता कुल मिला के विस्तारित थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर इसका विस्तार था इंडिया के मैप में अगर इसको देखा जाए तो। चलिए,
ये तो बात आप समझ गए कि पूर्व वाले स्थान क्या है, पश्चिम वाले स्थान क्या है, क्योंकि एग्जाम में स्थान भी पूछता है तो आपको स्थान भी साथ में याद रखना है। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकदाडोर और उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। तो ये कुछ स्थान थे, तो इनको भी आपको याद रखना है कि भारत में इनका विस्तार कहाँ तक था। नदियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो ये एक ट्रिक है। तो इस ट्रिक से आप जितनी भी हड़प्पा सभ्यता संबंधित नदियाँ थीं, या सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या नगरी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसी के नाम है, तो इनसे संबंधित जितनी नदियाँ का व्याख्यान किया गया था उन सभी को यहाँ पे आप समझ पाएंगे। जैसे लोभी, मौसिका, हरा, कंघा, रूमा ने लिया तो रासो ने बस से उसे कुचल दिया। ठीक, ये है इसकी ट्रिक। अब देखो, लो से हो गया लोथल, तो लोथल किस नदी के नीचे किनारे बसा हुआ है, इसी ट्रिक में उसका शब्द छिपा है, ला और भा। तो लोथल से हो गया भोगवा नदी के तट पे है। किस पे? भोगवा नदी के तट पे है हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल। अब जैसे मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु, माँ से हो गया मोहन, सा से हो गया सिंधु, तो किसके नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे है। अगला हो गया हा से हो गया हड़प्पा, रा से हो गया रावी, तो हड़प्पा किसके नदी के? तो रावी नदी के तट पे है। का से हो गया कालीबंगा, घा से हो गया घग्गर, तो कालीबंगा किसके नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। रा से हो गया रंगपुर और माँ से हो गया मादर या मादिर नदी के किनारे ये बसा हुआ है रंगपुर। रोपड़, रा से हो गया रोपड़, सा से हो गया सतलज, तो किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है रोपड़। और बस से हो गया बनवाली और सा से हो गया सरस्वती नदी। तो यह भी इसकी ट्रिक कंप्लीट हो गई दोस्तों। इसको आप 1 से 2 बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में आप रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख जो स्थल खोजे गए उनकी अपनी क्या विशेषता थी, और हड़प्पा सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता थी तो उससे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा एक स्थल खोजा गया, क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इस स्थल को खोजा गया, तो इसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा रखा गया था। ठीक है, इसी को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह किस नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट पे। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया या पहला स्थल था विशाल अन्नागार, कांस्य दर्पण, R37 का कब्रिस्तान, श्रमिकों के आवास और तांबे की इक्का गाड़ी जैसे यहाँ पे इस चीज़ें देखने को मिली थी। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, लड़काना जिले पे है, लड़काना जिले पे सिंधु नदी के तट पे ये था। और राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज करी। इसमें क्या मिला? तो विशाल स्नानागार, ऊपर क्या मिला था? तो विशाल अन्नागार मिला था, और इसमें क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला था। कांस की नग्न मूर्ति मिली थी, पुरोहित की मूर्ति, एक श्रृंगी पशु, पशुपतनाथ की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और शवों को जलाना यहाँ पे उनके विसाक्ष्य मिले थे। तो मोहनजोदाड़ो से इतना मिला। विशाल अन्नागार कहाँ पे मिला? तो हड़प्पा में मिला। विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला? मोहनजोदाड़ो में। पशुपतनाथ की मोहर कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो में। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है, ये भोगवा नदी के तट पे है। रंगनाथ राव ने 1954 में इसकी खोज करी। इसमें क्या क्या मिला? तो गोदीवाड़ा, पत्तन का मतलब होता है डॉकयार्ड यानी कि जहाज रुकने का जो स्थान होता है उसको पत्तन बोला जाता है। ये डॉकयार्ड है, कॉकयार्ड लिखा है, सॉरी, डॉकयार्ड है। अग्निकुंड यहाँ से मिले, हाथी दांत के साक्ष्य मिले, 3 जुगल समाधियाँ मिली, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिले। तो इम्पोर्टेंट क्या है? घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि यह एक क्या था? उस समय हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पत्तन था, डॉकयार्ड था। तो एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ऐसा था जो डॉकयार्ड था या पत्तन था या जहाज़ों को रुकने का एक स्थान हुआ करता था? तो लोथल था, जो भोगवा नदी के तट पे बसा हुआ था। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के तट पे था।
और इसमें आलमानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। इसमें काले रंग की चूड़ियाँ के साक्ष्य मिले, जूते हुए खेत मिले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जूते हुए खेत यहाँ से मिले थे। भूकंप के साक्ष्य मिले थे, नक्सलदार ईंटें मिली थी, नक्काशीदार ईंटें मिली थी, मिट्टी की लिंग मिली थी यानी योनी मिली थी मिट्टी की बनी हुई, ठीक है। तो ये कालीबंगा से प्राप्त होती है। राखी गढ़ी, हिसार राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा में, घग्गर नदी के तट पे है। ये भी सूरज भान द्वारा इनकी खोज करी गई। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो हिसार हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पे बसा हुआ है, भारत में सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी सिंधु घाटी कालीन स्थल है। कौन सा? राखी गढ़ी। चौंदड़ो पाकिस्तान से क्या मिला? तो ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था चौंदड़ो, ठीक है। अर्नेस एवं मजूमदार ने इनकी खोज करी। इसमें 4 पहिया वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले। मनके बनाने का कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना मिला। कंघा मिला, लिपस्टिक मिला, पाउडर मिली, काजल मिला। यानी कि सौंदर्य प्रसाधन का जो साक्ष्य मिलता है तो कहाँ से मिलता है? तो चौंदड़ो से मिलता है। और चौंदड़ो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछ लें हम अभी कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, तो तुरंत बताएंगे सर हड़प्पा से मिला। विशाल स्नानागार सर मोहनजोदाड़ो से मिला। जूते हुए खेत सर कालीबंगा से मिला। काली चूड़ियाँ सर कालीबंगा से मिला। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा था? तो राखी गढ़ी था। सर अगर पूछ ले मनके बनाने का कारखाना या सौंदर्य प्रसाधन के सामान कहाँ से मिले, तो सर चौंदड़ो से मिले। बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको याद करिएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे बता रहे हैं इसी तरीके से आप याद करिएगा। बनमाली ये हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पे बसा हुआ है। मिट्टी के हल और मिट्टी के खिलौने मिले। तो मिट्टी के हल कहाँ से मिलते हैं? तो ये बनमाली यानी हरियाणा से हमको मिलते हैं, मिट्टी के हल देखने को मिलते हैं। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी और तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रोपड़ मिलता है, पंजाब से। रंगपुर गुजरात से। भादर नदी, इसी को मादर या मादिर नदी कहा जाता है। एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज करी गई। धान की भूसी का साक्ष्य जौर और बाजरा के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था। कहाँ से हड़प्पा कालीन कौन कौन से स्थल थे जो खोजे गए और कौन कौन से पॉइंट थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, उन सबको हमने यहाँ पे भली भांति ढंग से अच्छे से कवर कर लिया। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे और आपको अच्छे से तैयार भी होता जा रहा होगा। तो अभी तक हमने 2 इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उन टॉपिक को क्लियर किया। पहला क्या टॉपिक था? प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल, इनके बारे में समझा। दूसरा था हड़प्पा सभ्यता, उसी को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इस टॉपिक को समझा। अब हम लोग वैदिक सभ्यता, फिर जैन और इसी तरीके से इन टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ते हुए समझेंगे। जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बस आप पूरा वीडियो इसका देखिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। आगे हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोगों का है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में अगर बात करें कि वैदिक काल का परिचय, भारत में वैदिक सभ्यता का जो दौर माना जाता है वास्तव में यह वेदों पे आधारित है, इसलिए और जिस काल में वेदों की रचना हुई तो वेदों से जुड़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई, इसीलिए इसे वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका हालांकि एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाकर के अगर इस पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सिर्फ उतना बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया, एक है पूर्व वैदिक काल, उसी को ऋग वैदिक काल कहते हैं, एक है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC और इसका 1000 से 600 BC के बीच में माना जाता है। लगभग 1500 BC तक हड़प्पा सभ्यता पूरा समाप्त हो चुका था, यानी कि 1500 BC से पहले की जो घटना है वो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, और उससे पहले हमने पढ़ा क्या? प्रागैतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, फिर यहाँ पे हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। तो इससे 1500 BC से पहले पहले पूरी हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो चुकी थी, ठीक है, वो हमने ऊपर पढ़ ली है। ठीक है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई है, हमने आपको बताया था वैदिक काल में पूरी इसकी कहानी बताई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता, चूंकि आर्य लोग यहाँ पे आए थे इसलिए आर्य सभ्यता के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो वैदिक सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो यह एक पितृ सत्तात्मक था, यानी कि जहाँ पे पिता ही उस घर का, उस गांव का प्रधान होता था, मुखिया होता था। यानी कि घर का जो मुखिया किसे कहा जाता था, तो पिता ही घर के मुखिया के रूप में जाने जाते थे। तो उस सभ्यता को हम लोग पितृ सत्तात्मक सभ्यता कहते हैं। वैदिक काल के जो पूजनीय देवता थे वो इंद्र थे। आर्यों की जो भाषा थी, चूंकि ये वैदिक काल में जो लोग आए थे वो आर्य थे, तो उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों का जो प्रथम निवास था भारत में वो पंजाब क्षेत्र था। वैदिक सभ्यता का पूर्ण रूप जो था वो रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी। और उससे पहले अभी हमने आपको पढ़ाया हड़प्पा सभ्यता, उसी को सिंधु सभ्यता कहते हैं। वो एक कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है, इसीलिए उसको कहा गया था प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है। तो वह एक नगरीय सभ्यता थी, वह एक नगर था। यानी नगर में क्या होती हैं, पानी, नाली, सड़क, पक्के मकान, द्वार, इन सब की व्यवस्थाएं वहाँ पे थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो इस तरीके की सभ्यता नहीं थी, यह टोटल कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता वेद से बना है जिसका अर्थ था ज्ञान। निर्माता आर्य इसके थे, ठीक है, जिनका अर्थ था श्रेष्ठ। भाषा के आधार पर इसको हम लोग जानते हैं श्रेष्ठ कहा जाता है। अब देखो ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो जो आर्य लोग भारत में आए वो उस पे बहुत लोगों का अपने अपने स्तर पे मत था। कई लोग कहते थे कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, जैसे मैक्स मूलर थे एक इतिहासकार, इन्होंने कहा कि यह मध्य एशिया के निवासी थे। और मध्य एशिया में आप लोग जानते हैं कि 5 देश आते हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये 5 वो कंट्री हैं जो मध्य एशिया हैं और इन्हीं को मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। तो मैक्स मूलर ने कहा कि भाई ये मध्य एशिया के निवासी थे। संपूर्णानंद, जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे, इन्होंने कहा कि नहीं ये मध्य एशिया के नहीं थे, ये आल्पस पर्वत यानी यूरेशिया के निवासी थे, वहाँ से ये चल करके भारत आए थे। बाल गंगाधर तिलक भी पीछे नहीं रहे और इन्होंने भी अपने बात कही कि यह आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे भारत में। और स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपने लेख में लिखते हैं कि यह तिब्बत के निवासी थे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी प्रमुख इतिहासकार लेखक हुए उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि यह मूल निवासी कहाँ के थे। ठीक है, तो इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है कि यह कहाँ के मूल निवासी हैं। अब वैदिक काल को हम लोग तुलनात्मक तौर पे पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि जो वैदिक काल है 2 भागों में डिवाइड था, एक था पूर्व वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों कालों की अपनी कोई विशेषता थी, तो उसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसका वीडियो का फुल वीडियो अगर आपको देखना हो तो इतिहास की जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ वीडियो आपको ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे। देखो ऋग वैदिक काल और है उत्तर वैदिक काल, इसी को हम लोग पूर्व वैदिक काल भी लिखते हैं। ठीक, इसी को हम लोग पूर्व वैदिक काल लिखते हैं। तो देखो इसको तुलनात्मक तौर पे पढ़ेंगे। तो इसमें ऋग वैदिक काल में लोग लोहे से अपरिचित थे, लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था। यह रचनात्मक काल था और यह परिवर्तनशील काल था, यानी कि धीरे धीरे चीज़ें बदली तो उसको परिवर्तनशील कहा गया। जैसे अभी इनको लोहे का ज्ञान नहीं है, इधर आकर के लोहे का ज्ञान हो गया, तो इसी वजह से इसको कहा गया कि यह परिवर्तनशील काल था। यहाँ काले व लाल मृदभांड मिले। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। और यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड मिले, ठीक है, जिनमें चित्र भी बनाए गए थे। वंश की संकल्पना थी जिनमें संयुक्त परिवार, यानी इसमें भी क्या था, संयुक्त परिवार था, यहाँ भी संयुक्त परिवार था। तो दोनों में संयुक्त परिवार की भावना को देखने को हमें मिलता है। व्यवसाय इनका पशुपालन था, यानी मवेशी थे, और इनका व्यवसाय क्या था, कृषि था। यानी कि दोनों का जो वस्तु विनिमय प्रणाली दोनों में संपन्न थी, सक्सेसफुल मानी जाती थी। ठीक है, इनका जो शासक हुआ करता था उसको हम लोग जन कहते थे। क्या कहते थे, जन कहा जाता था। इनके शासक को हम लोग जन कहते थे।
और इनका जो शासक हुआ करता था उसको हम लोग राजा कहा जाता था। ठीक है, यानी कि शासन जो होते थे उनको राजन कहते थे और इसके शासक को हम लोग राजा कहते थे। यहाँ जन होते थे और यहाँ पे जनपद होता था। ठीक है, इस तरीके से इसका क्रम धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी जब कई कबीले मिलते थे तब एक जन बनता था, जब कई जन बनते थे तब एक जनपद बनता था, जब कई जनपद बनेंगे तब एक महाजनपद बनेगा, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, पद क्या था, वंशानुगत नहीं था, यानी कि कोई पद ऐसा नहीं है कि एक राजा है तो उसका फिर बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा, इस तरीके से वंशानुगत पद नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या था, पद वंशानुगत ही था। स्वेच्छा से इसमें कर दिया जाता था और कर के रूप में बलि दी जाती थी। और यहाँ पे स्वेच्छा से नहीं, अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स के रूप में आप बलि भी दे सकते हैं, अपनी ज़मीन का कुछ भाग दे सकते हैं, आप कुछ धन दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ अनिवार्य कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में। उपनयन संस्कार और सभा और समितियों में महिलाओं का प्रवेश स्वीकृत था। प्रवेश क्या था, स्वीकृत था। यहाँ पे महिलाएं जा सकती थी ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में। लेकिन इसमें क्या था, उत्तर वैदिक काल में, ये हम लोग उत्तर वैदिक काल ही देख रहे हैं। हाँ, उत्तर वैदिक काल में क्या था, यहाँ पे महिलाएं उपनयन संस्कार सभा और समितियों में महिलाएं नहीं जाती थी और इसमें उपनयन संस्कार सभा और समितियों में महिलाएं प्रवेश करती थी। ये था। ठीक है, विस्तार ब्रह्मावर्त यानी सरस्वती और कृष्णा नदी के बीच में था। इसमें विस्तार ब्राह्मर्ष देश, गंगा यमुना और मध्य प्रदेश यानी हिमालय बिंद वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार था। ठीक है, यहाँ पे जो अनाज था यव, यानी कि जो जौ हुआ करता था उसको यव बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो वह इसका मुख्य अनाज के रूप में जाना जाता था। यहाँ चावल, गेहूँ, उड़द और मूंग के भी साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ ये भी उपलब्ध था। निष्क यहाँ पे स्वर्ण आभूषण हुआ करता था और निष्क यहाँ पे एक मुद्रा मानी जाती थी। सकम एक यहाँ पे गोबर की खाद हुआ करती थी और करीस यहाँ पे गोबर की खाद हुआ करती थी। सरस्वती नदी को नदीतमा नदी के रूप में यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में जाना गया। तो हमने इन दोनों को बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक डिफरेंस के माध्यम से कवर किया, ताकि आप दोनों को अंतर के द्वारा इसको पढ़ेंगे तो शायद आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से बनने थे तो हमने कवर कर दिया। अब हम लोग जैन और बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, इनका जो संस्थापक थे बौद्ध धर्म के वो महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में था। पिता इनके शुद्धोदन थे जो कपिलवस्तु के संस्थापक थे। माता इनकी महामाया थी, लेकिन इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था। पत्नी इनकी यशोधरा थी जो 16 वर्ष में जिनका विवाह हुआ था। पुत्र इनके राहुल थे। गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? गुरु अलार कलाम। शिष्य आनंद और उपाली इनके शिष्य थे। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग को कहा गया था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण किया था, यानी कि अपना घर त्याग दिया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि जो इन्होंने उपदेश दिए उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलिए, अब महापरिनिर्वाण की अगर बात करते हैं, यानी कि शरीर उन्होंने जो त्याग किया था तो कुशीनगर में किया था। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी तो नदी निरंजना नदी के तट पे किया था। ठीक उसी को फल्गुन नदी के भी रूप में जाना जाता है। कहाँ पे? तो बोध गया बिहार में। वृक्ष पीपल का पेड़ था जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा? बुद्ध के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जैन यानी महावीर स्वामी के बारे में। तो संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। जन्म स्थल क्या था? तो कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता इनकी त्रिशला थी। इनके पिता शुद्धोदन थे, माता इनकी महामाया थी। पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्री यहाँ पे प्रियदर्शनी थी। गुरु इनके कोई गुरु नहीं थे। उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
शिष्य इनके जमाली थे, प्रथम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, और इनके शिष्य आनंद और उपाली थे। ठीक है, गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था और गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 42 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। नदी ऋजुपलिका नदी थी, और वहां पे हमने आपको क्या बताया, फाल्गुन नदी थी, निरंजना नदी के तट पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के तट पे। उनको प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को ऋजुपलिका नदी के तट पे। गांव कौन सा, तो जाम्बिक गांव के किनारे। अगर वृक्ष की बात करें तो इनका साल का वृक्ष था सागौन, जिसको कहते हैं किसका, महावीर स्वामी का। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो पीपल का पेड़ था, यानी बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोनों में आपने मूल अंतर समझा होगा। देखो, जब इस तरीके से आप पढ़ोगे, कुछ नए तरीकों को यूज करोगे, ठीक है, तब आपको चीज़ें आपके दिमाग में घर कर पाएंगी। ठीक है, आपको एक अच्छा सा मैप दिमाग में आपके क्रिएट हो पाएगा, और शायद आप उन चीज़ों को अच्छे से कवर भी कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, और बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश भी करिए। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि जो इन बुद्ध के अगर साहित्य की बात करें, जो त्रिपिटक थे इनके, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधीम पिटक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और विनियम लिखे थे। सुत्त पिटक में नैतिकता और धर्म संबंधी संवाद है, और जो कि अभिधम्म पिटक में दर्शन और तत्व मीमांसा पर यह केंद्रित है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन जातक कथाओं में है। कथा वस्तु का जीवन चरित्र का वर्णन कथा वस्तु में है। जैन धर्म में भाषा कैसी थी, तो प्राकृतिक थी। जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। कल्प सूत्र में देखो, इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास इसमें देखने को मिलता है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के कृत्य की जानकारी भगवती सूत्र में मिलती है। जैसे जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं, वैसे भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के कृत्य की जानकारी मिलती है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है बुद्ध की संगीतियों से, कि बुद्ध ने कितनी संगीतियाँ टोटल करी, तो 4 करी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इनके स्थान पूछता है, तो पहली हुई थी राजगिरी, वैशाली, पाटिलपुत्र और कुंडलवन। इसको ट्रिक से भी हमने पढ़ाया था, तो वहाँ पे आप जाकर के देखिएगा। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे, सभाकामी थी, मोंगलीपुत्र तिस्त्र थे और वासुमित्र थे। और शासक इसके थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और निष्क। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय के हिसाब से लिखा हुआ है, तो इसको आप देखिएगा। ठीक है, एक तरीका है इसको अगर आपको याद करना हो कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी कहाँ पे संपन्न हुई थी, इसका एक ट्रिक है, राव पाक। प्रथम हुई राजगिरी, दूसरी संगीति वैशाली, तीसरी संगीति पाटलिपुत्र, चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में। तो बस ऐसे ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो संगीतियाँ कहाँ हुई। शासक को याद करना है तो आप याद कर लो आका आका, ये याद कर लो। तो आ से हो जाएगा अजातशत्रु, ये पहली संगीति, दूसरी संगीति कालाशोक, तीसरी संगीति अशोक, चौथी संगीति कनिष्क। तो इसको आका आका याद कर लो, राव पाक आका आका। तो इससे आप पूरी संगीतियाँ अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं महाजनपद के बारे में। तो हम लोगों ने लगभग 3 से 4 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं महाजनपद के बारे में। तो अगर महाजनपद के बारे में हम लोग बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका जो साहित्यिक स्रोतों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे हमें महाजनपद के बारे में जानकारी मिली। और जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, तो उससे हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो, हमने आपको पढ़ाया वैदिक काल, उस वैदिक काल में उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक हमने पढ़ाया। ठीक है, तो जो हमने आपको पढ़ाया पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल में पहले देखो कई कबीले बने, फिर एक ग्राम बना, फिर जन बने, जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। तो ये जो जन का प्रोसेस था ये किस में था, पूर्व वैदिक काल में था। और जनपद किस में था, तो उत्तर वैदिक काल में। और महाजनपद किस में है, ये जो महाजनपद काल हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें है। ठीक है, जब कई ग्राम बने तब एक जनपद बना, जब कई जनपद बने तो एक महाजनपद बना, जब कई महाजनपद बने तो कई जनपद बने तब उससे मिल करके तब एक महाजनपद का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी को यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है।
तो कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों की अगर बात करें तो बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी। यूपी में 8 महाजनपद थे, जो सर्वाधिक महाजनपद 8 यूपी में स्थित थे। काशी, कौशल, मत्स्य, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन, चेदी। ठीक है, ये 8 महाजनपद कहाँ पे थे? तो यूपी में थे। राजस्थान में एक था मत्स्य, और मध्य प्रदेश में एक था अवंती, दक्षिण भारत में एक था असमक, आंध्र प्रदेश में जो, पाकिस्तान में एक था दो थे कंबोज और गांधार। तो आपको याद रखने 8 सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अब इन महाजनपदों से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट के माध्यम से इसको यहाँ पे हमें कवर करना है। तो कुरु महाजनपद की जो विशेषता थी क्या थी? राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में फैला था। और कुरु महाजनपद इसलिए जाना जाता है क्योंकि महाभारत में इसकी चर्चा हुई थी। सूरसेन मथुरा क्षेत्र में इसका मथुरा इसकी राजधानी थी, और मथुरा क्षेत्र में इसका विस्तार भी था। अवंती, इसमें 2 अवंती जो महाजनपद था, इसकी 2 राजधानियां थी। तो उत्तर की राजधानी अवंती थी जो उज्जैन, और दक्षिण की राजधानी अवंती महिष्मती थी। ठीक है, ये मालवा क्षेत्र यानी संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उसमें यह विस्तारित है। मत्स्य महाजनपद इसकी राजधानी विराटनगर थी, और ये जयपुर में इसका विस्तार था। असमक इसकी राजधानी पोटली थी, और जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद ये था, और जो गोदावरी नदी का क्षेत्र है वो वहाँ पे इसका विस्तार था। गांधार और कंबोज ये दोनों महाजनपद पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, कंबोज की हाटक थी। और जो गांधार था वो रावलपिंडी, पेशावर पाकिस्तान में था, और जो कंबोज था वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में विस्तारित था। मगध महाजनपद, मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध को जाना जाता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। भागलपुर, मुंगेर यानी बिहार वाला जो क्षेत्र था, संपूर्ण क्षेत्र, वो मगध का क्षेत्र था। अंग महाजनपद, चंपा इसकी राजधानी थी, पटना और बिहार वाला क्षेत्र था। वज्जी, ये वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी, और मुजफ्फरनगर वाला जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर बिहार वाला क्षेत्र, तो वो भी इसका विस्तार था। तो ये जो 3 महाजनपद आपने एक साथ पढ़े, ये कहाँ पे विस्तारित थे? तो बिहार में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मगध। तो सबसे 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल महाजनपद था तो कौन था? तो मगध महाजनपद था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं काशी महाजनपद। ये वाराणसी क्षेत्र में इसका विस्तार था, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, और वाराणसी इसकी राजधानी थी। वत्स महाजनपद कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, और प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। कर रहे हैं तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें पांचाल महाजनपद। तो पांचाल, ये उत्तरी पांचाल, इसकी 2 राजधानियां थीं। एक जो उत्तरी, इस तरीके से उत्तरी जो राजधानी थी वो अक्षत्र थी, और जो दक्षिणी राजधानी थी वो कामपेल्ले थी। ठीक है, इसकी 2 राजधानियां भी थीं। ठीक है, ये बरेली और बदायूं वाला जो क्षेत्र था। चेदी महाजनपद इसकी शक्तिमान राजधानी थी, और बुंदेलखंड वाला इसका क्षेत्र था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बन सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सम्मिलित हैं, और हिस्ट्री का संपूर्ण रिवीजन भी इसमें कराया गया है। ठीक है, तो आप इसका अगर डिटेल में पढ़ना हो तो इसका इंडिविजुअल वीडियो देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं भारत में भ्रमण करने वाले यात्री कौन थे, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा भारत में जो भ्रमण करने वाले मुख्य यात्री थे, तो जैसे इब्न बतूता था, ये मोरक्को से आया था, ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो इटली का था, ये पांड्य राज्य के राजा के समय आया था। निकोलो कोंटी इटली का ये भी था, ये देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था भारत। अब्दुल रज्जाक ये ईरान का था, ये देवराज द्वितीय के समय आया था। अतनासियस निकतीन ये रूस का था, मोहम्मद तृतीय के समय भारत आया था। बार्थोलोमेउस डियाज ये इटली का था, ये दक्कन के क्षेत्र में आया था। ठीक है, बार्थोलोमेउस डियाज हो गया। अब ये था एडुआर्डो बारबोसा। ठीक है, बारबोसा ये पुर्तगाल का था, ये कृष्णदेवराय प्रथम के समय आया था। डोमिंगोज पेस ये पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय के समय आया था। नूनित
ये पुर्तगाल का था, ये देवराज के समय भारत में आया था। तो आपको ये चार्ट याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपको ये इब्न बतूता और मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, ए बारबोसा, ठीक है, इनके नाम आपको, और ये इनके नाम आपको याद रखने हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछता है। और देख लेते हैं हम लोग एंथोनी मासेरात, ये पुर्तगाल का था, ये अकबर के समय आया था। रॉल्फिच अकबर के समय आया था। कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिच, निकोलस विंथगन, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, पित्रा तेलीवेली, ये सब किसके समय? तो ये सब जहांगीर के दरबार के समय, जहांगीर के शासनकाल के समय भारत में आए थे। इसमें सबसे ज़्यादा कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिच, सर टॉमस रो, ठीक है, इनका नाम पूछता है। तो 3 नाम आपको जहांगीर के शासनकाल में जो है उनको याद रखना है, ठीक है। पीटर मंडी, ये शाहजहां के समय आया था। टैबनियर फिंच, ये मुगल काल के समय आया था, ये मुगल काल के समय आया था। और गोनी लिल्ली कैरियर, ये बीजापुर के शासक के समय आया था, ठीक है। तो इनको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि कौन सा विदेशी यात्री था जो भारत में किसके आया। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको आप याद रखिएगा, हमने बता दिया। अब देखो इतिहास की कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं जो एग्जाम में पूछता है, उनको भी याद रखिएगा। जैसे तुज़्क ए बाबरी, ये बाबरनामा है, लेखक इसके बाबर हैं, तुर्की में लिखी है। तो भाषा आप एक बार इसकी भी कर देंगे तो चल जाएगा, भाषा नहीं पूछता लेकिन ये लेखक पूछता है। तारीख ए रसीदी, मिर्ज़ा हैदर दुगलत की है। हुमायूं नामा इम्पोर्टेंट है। तुज़्क ए बाबरी, देखो हम टिक लगाते जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको आप विशेष याद रखेंगे। तुज़्क ए बाबरी, हुमायूं नामा, ये किसकी है? गुलबदन की है, ठीक है। तारीख सलातिन ए अफ़गान, ये अहमद यादगार की है। अबीब उस्सियार या कानूनी ए हुमानी, खोंदमीर की है। तारीख शेरशाही, तोहफ़ा ए अकबर शाही, ये किसकी है? अब्बास खां सरवानी की है। अकबरनामा, ये पूछी जाती है, अबुल फजल की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है। तुज़्क ए बाबरी बाबर की है, ठीक है। तत्काल ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की है। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूं की है, इसके लेखक हैं, ठीक है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो मोतियात खान। तो आपको याद कौन इसमें करना है वो आप बिल्कुल दिमाग में यहाँ पे सेट कर लो कि देखो आपको इसमें तुज़्क ए बाबरी, हुमायूं नामा, अकबर नामा और इकबाल नामा, ये 4 किताबें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। चलिए, तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल में या तो फिर आप या जीएस रिव्यू इस तरीके से आप सर्च कर लीजिएगा, तो मेरा ये चैनल आ जाएगा टेलीग्राम, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और समय समय पे हम वहाँ पे चीज़ों को अपडेट कर रहे थे। तो जीएस रिव्यू आप सर्च करिएगा टेलीग्राम में तो आ जाएगा, या फिर @रोहित सर नोट्स सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो भी आ जाएगा। और उसको यूट्यूब में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं कि कौन से वो अभिलेख थे। महत्वपूर्ण अभिलेख और किसके शासक के समय बनाए गए या स्थापित करे गए, उनसे क्वेश्चन आता है। जैसे हंथीगुमा अभिलेख था, शासक कलिंगराज खारवेल, ठीक। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख गौतमी बाल श्री से है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशुवर्धन से है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्तनगुप्त से है, ठीक है। तो ये अभिलेख याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता जरूर है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। इसमें से आपसे बता दें, अभिलेखों की अगर चर्चा करें तो हाथीगुम्मा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक, प्रयागराज, ऐहोल, मंदसौर और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इतने अभिलेख अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप तो कहेंगे सर एक ही इसमें बचा हुआ है, तो एक इस अभी तक ये अभिलेख देवपाड़ा अभिलेख, इसका हमें एग्जाम में या PYQ बनाते हुए कभी नहीं मिला। बाकी इतने अभिलेख डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक से भी क्वेश्चन आता है। जैसे पूछता है कि चारवाक दर्शन के
प्रवर्तक कौन है? तो चार्वाक है। योग के पतंजलि हैं। सांख्यांक दर्शन के कपिल हैं। न्याय के गौतमी हैं, या पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। वैशेषिक के कडायन या उलूक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आता है आपसे। जैसे पूछ लेता है न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो गौतम है। या पूछ लेता है योग दर्शन के, तो पतंजलि हैं। संख्यांक दर्शन के तो कपिल हैं। तो आपको ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है और आपको याद करना है। प्रमुख संप्रदाय जैसे पूछता है वैष्णव संप्रदाय के कौन है? विशिष्ट द्वैत, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत है। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत है। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत है। और इनके अगर ये मत दिए गए हैं और इनके इस तरफ आचार दिए गए हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्ट द्वैत से मत से संबंधित था, जिसके विशिष्ट द्वैतवाद के आचार्य कौन है? तो रामानुजम है। द्वैत के कौन है? तो आनंद तीर्थ है। शुद्ध द्वैता के कौन है? तो वल्लभाचार्य है। और द्वैतवाद के कौन है? तो निम्बकाचार्य है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। चलिए अब इस तरफ कुछ और लिखे हुए हैं। जैसे बरकरी संप्रदाय था तो इसके संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव था तो रामानुजन थे। परमार्थ था तो रामदास थे। और राम भक्त थे तो रामानंद थे। तो ये इनके भी दर्शन पूछे जाते हैं। अब एक चीज और, यहाँ तक हमने लगभग 7 से 8 यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि प्रमुख राजवंश कौन थे और उनके संस्थापक कौन थे। तो हम लोग देखेंगे कि प्रमुख राजवंश कौन है और उनके संस्थापक यहाँ पे कौन है। तो जैसे हर्यक वंश, तो इसका संस्थापक कौन था? तो बिंबसार था। हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिंबसार को कहा जाता है, ठीक है। हर्यक वंश बिंब, देखो हमने उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो भरोसा रखो, आप इस पूरी मास्टर वीडियो को अच्छे से देखोगे तो इसके बाद इतिहास आपको कहीं से रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। संपूर्ण इतिहास यहीं से कवर हो जाएगा। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, पाल वंश के गोपाल थे, चालुक्य वातापी के जो चालुक्य थे उनके पुलकेशिन द्वितीय थे, चौहान वंश के वासुदेव थे, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, लोधी वंश बहलोल लोधी, मुगल वंश के बाबर थे, नंद वंश महापद्मानंद, गुप्त वंश श्रीगुप्त, राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग, चालुक्य, देखो चालुक्य ये वातापी के चालुक्य हैं, इस तरफ कल्याणी के चालुक्य हैं तो तैलप द्वितीय थे, सेन वंश सामंत सेन, चंदेल वंश ननुक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, सैयद वंश खिज्र खां, बहमनी वंश हसन गंगू। तो ये कुछ वंश हैं, इनके आपको इसी तरीके से बिल्कुल याद रखना है। पल्लव वंश के यहाँ पे सिंह विष्णु और गुर्जर वंश के नागभट्ट थे। तो आपको वंश भी याद रखना है, वंश से भी क्वेश्चन आता है निकल के। अब हम लोग देख लेते हैं इतिहास के प्रमुख जितने युद्ध हुए हैं तो उनको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से यहाँ से कवर कर लेंगे तो आपको शायद चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएं। जैसे कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे तो 3 कर्नाटक युद्ध एक साथ लिखे हैं, ठीक है। मैसूर युद्ध कितने हुए? 4, तो वो 4 लिखे हैं। मराठा युद्ध 3 हुए तो 3 एक साथ लिखे हैं। तो इस तरीके से हमने सजा के लिखा है ताकि आपको याद करने में समस्या ना आए। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध सन लिखा हुआ है फ्रांसीसी, ठीक है, डुप्ले एवं अंग्रेजों के बीच ये हुआ था जिसमें से फ्रांसीसी की इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी और डुप्ले, मतलब डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी था। तो डुप्ले और अंग्रेजों के बीच में हुआ, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था जिसमें से अंग्रेजों की जीत हुई। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की तरफ से लेली थे और अंग्रेज थे तो इसमें से अंग्रेजों की जीत हुई। तो यानी कर्नाटक युद्ध में अगर बात करी जाए तो एक युद्ध था जो प्रथम वो सिर्फ फ्रांसीसी जीते थे, बाकी दोनों के युद्ध कौन जीते थे? अंग्रेज जीते थे। प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था जिसमें से अंग्रेजों की जीत हुई थी। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज एवं डच के बीच में हुआ था जिसमें से अंग्रेज जीते थे। बांडीवास का 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी लैली के बीच में हुआ था जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें आपको सब पता है कि अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। बक्सर का, इसमें से आपको प्लासी का युद्ध याद रखना है, बक्सर का युद्ध याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों की तरफ से
हेक्टर मुनरो ने अगुवाई करी थी और मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग एक साथ लड़े थे और जिसमें से फिर भी अंग्रेज यहाँ पे जीतते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध की बात करी जाए तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेज एवं हैदर अली, जिसमें हैदर अली की जीत होती है। द्वितीय मैसूर युद्ध हेस्टिंग एवं हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिसमें कोई इसमें निर्णय नहीं निकल पाया था। तृतीय मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं। चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं। अब देख लेते हैं मराठा युद्ध। तो प्रथम मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग एवं मराठाओं के बीच में हुआ, जो अनिर्णायक रहा। अगला लॉर्ड वेलेस्ली और मराठा के बीच में, जो अंग्रेज जीतते हैं। तृतीय लॉर्ड हेस्टिंग और मराठा के बीच, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं। फिर भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, जिसे चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसमें चीन जीतता है। और भारत पाकिस्तान 1965 में हुआ। देखो 3 युद्ध आप याद रखिएगा एक साथ। भारत चीन 1962, भारत पाकिस्तान 1965, भारत पाकिस्तान 1971। ठीक है। एक युद्ध भारत हारता है, जो भारत चीन के साथ हुआ था, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद ही हुआ था और भारत की आर्थिक भौगोलिक स्थिति इतनी सही नहीं थी, तो इस वजह से भारत जो चीनी सेना थी उसकी चपेट में आ गई और गलत तरीके से युद्ध भारत हार गया था। ठीक है। तो उस समय भारत युद्ध हारा था और चीन की विजय हुई थी, लेकिन बाद के जो दोनों युद्ध थे 65 और 71 में, उसमें भारत की विजय हुई थी। अब देख लेते हैं भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। किस तरीके से भारत में व्यापारिक कंपनियां आई और कैसे कैसे उन्होंने भारत में अपनी पहली कोठी बनाई, तो इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी भारत में आए। ये इनकी क्रम लिखा हुआ है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। ठीक है। स्थापना वर्ष इनके दिए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने अपनी कहाँ पे प्रथम फैक्ट्री स्थापित करी थी, ये सबसे ज़्यादा। जैसे पुर्तगाली है 1498 में, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी, तो कोचीन में स्थापित करी 1508 में। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में, डचों ने 1602 में आए और मसूलीपट्टनम में, डेनिश ने ट्रावनकोर में और फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति। तो हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर कर लिए, एक बार हम लोग जल्दी से इसको रिवाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कितने टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। देखो हम लोगों ने प्रागैतिहासिक, हड़प्पा, वैदिक, जैन, महाजनपद, भारत में आए विदेशी, प्रमुख पुस्तकें, लेखक, प्रमुख अभिलेख, प्रमुख दर्शन, प्रमुख संप्रदाय, मौर्य गुप्तकालीन, दिल्ली, प्रमुख युद्ध, यूरोपियों का आगमन। अब हम लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति। अब ये 2 टॉपिक है, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति। ये चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति। इस विद्रोह का जो समय है, इंग्लैंड की महारानी थी उस समय विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी थी। प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो याद करिएगा 1857 के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इस विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी इस विद्रोह का प्रतीक हुआ करते थे। विद्रोहियों की जो योजना जो तैयार की गई थी, तो कहाँ पे तैयार की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। 1 मिनट। ये बिठूर कानपुर में नाना साहब और अजीम उल्ला खां के द्वारा। इसके बाद अजीम उल्ला खां लंदन जाकर भारतीयों का समर्थन भी प्राप्त करते हैं। तो देखो जो 1857 की क्रांति थी, उसमें कितने भारतीय नायकों ने योगदान दिया, उनका चार्ट, और उनको जो अंग्रेजी वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने इसको दफनाने या दबाने का काम किया, उसके साथ ये क्वेश्चन मिलकर पूछा जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे दिल्ली से भारतीय नायक के रूप में बहादुर शाह जफर और वक्त खान थे, जिसको निकलसन और हडसन के द्वारा इनको दबा दिया गया था, इनके विद्रोह को। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे।
कैंपेबल द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। लखनऊ से वेगज हजरत महल थी जिसको हेनरी लॉरेंस और कैंपेबल द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी और फिरोज द्वारा इनके विद्रोह को दफनाया गया था। इलाहाबाद से लियाया अली थे, कर्नल नील द्वारा इनके विद्रोह को दबा दिया गया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे जो विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा इनके विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था, दबा दिया गया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, पंजाब से जनसाधारण, फतेहपुर से अजीम उल्ला थे जो जिनके विद्रोह को जनरल रेनार्ड के द्वारा दबाया गया था। तो ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी थीं, उनकी भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी पुस्तकें थी जो 1857 की क्रांति से संबंधित थी। जैसे फर्स्ट वार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर की ये पुस्तक थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी रही थी, तो ये इससे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। द ग्रेट रिपब्लियन, ये अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। सिपोप म्यूनिटी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आर.सी. मजूमदार की ये किताब थी। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये टी.आर. होम्स के द्वारा। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई किताबें थी। तो ये कुछ 1857 के से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो किताबें थी, जैसे 1857 विद्रोह कैसे चालू हुआ, किसने चालू किया, राजा कौन थे, रानी कौन थे, उस समय गवर्नर जनरल भारत में कौन था, योजना कहाँ पे बनाई गई थी, कितने लोगों ने योगदान दिया, ये और कितनी पुस्तकें वहाँ से प्रचलित थी, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित। जैसे बंगाल के गवर्नर 1757 से 1785, ठीक है। प्रथम देखो 1757 से लेकर के 1785 तक बंगाल में गवर्नर जनरल बनते थे। 1757 से 1785 तक बंगाल में गवर्नर जनरल बनते थे। तो जो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ आप गवर्नर बोलिए, तो 1757 से 1785 तक बंगाल में गवर्नर पद था। तो जो प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव थे और अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर बंगाल में 1785 से लेकर के 1828 तक गवर्नर वाले पद को गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया। किसमें? गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या था, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया और अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बने। फिर क्या था, धीरे धीरे 1828 से 1862 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसका? संपूर्ण भारत का। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, कहाँ के थे? बंगाल के गवर्नर जनरल, इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। और अंतिम लॉर्ड कैनिंग। तो आई होप ये आपस में कनेक्ट करके इसको पढ़िएगा तो आपको समस्याएं नहीं होंगी। फिर प्रथम भारत के जो वायसराय कौन थे, तो देखो प्रथम जो वायसराय थे ये 1862 से 1948 तक का पद था। तो प्रथम इन्हीं को बनाया गया था, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इन्हीं को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग बने थे और अंतिम लॉर्ड माउंट बेटन बने थे, ठीक है। तो अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंट बेटन बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी बनाए गए थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। एक ट्रिक भी है, तो आप ट्रिक से भी इनके गवर्नर जनरल को याद कर सकते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय, देखो ऐसे ट्रिक इस्तेमाल करो। देखो कहबे का मौसी, एक ये का, फिर हा, फिवा, फिक्का, फिम्मा, फिस्सा, ठीक, ये ट्रिक है। तो अब देखो इसका का मतलब है क्लाइव। तो आपको चार चीज़ें, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, ठीक है। इतनी सी ट्रिक है, इसी को अप्लाई करेंगे। तो कहवे से, का से हो गया क्लाइव, कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल। हा से हो गया हेस्टिंग, कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल। वा से हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर
का से हो गया कैनिंग, इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। म से हो गया माउंटबेटन, इसे स्वतंत्र भारत का बनाया गया था गवर्नर जनरल। और बाद में सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। ये बस आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। हालांकि इसका पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप चाहो तो उसको भी जा करके इतिहास विषय का आप देखिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें जा कर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसी में इस वीडियो को आप वहाँ से देख सकेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। 1757 से 1760 फिर 1765 से 67 के बीच इनका कार्यकाल रहा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या काम मुख्य कार्य किए? इलाहाबाद की संधि इन्हीं के समय होती। 12 और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि सन 1765 में होती है। बंगाल में द्वैत शासन लगाने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है और भविष्य का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। तो नेपाल का युद्ध इनके समय में हुआ था। संगोली की संधि और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे हुआ था। वारेन हेस्टिंग के देखते हैं तो घेरे की नीति के जनक वारेन हेस्टिंग है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय पे हुई। बनारस की संधि वारेन हेस्टिंग के समय पे हुई। कॉर्नवालिस न्यायिक संगठन का जनक, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं बेलेजली के बारे में। तो बेलेजली के बारे में देखते हैं कि इसे सहायक संधि इसी के समय पे हुई थी, जिसको स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। राज्य हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है। मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में। सिर्फ एक ऐसा इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने इसे कभी स्वीकारा नहीं था। और सबसे पहला जो स्वीकारा किसी ने था, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, जो मराठा थे, उन्होंने इसे स्वीकारा था। किसकी? बेलेजली की सहायक संधि को। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में बेलेजली के समय हुई थी। आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो ने क्या क्या कार्य किए? तो लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि अंग्रेजों व रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है। तो ये लॉर्ड मिंटो के समय पे हुई। लॉर्ड डलहौजी ने तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय की है। ठीक है। रेलवे का जनक कहा गया। तोप खाने का निर्माण इन्हीं के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। PWD की स्थापना, गंगा नहर का निर्माण भी लॉर्ड डलहौजी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि राज्य हड़प नीति किसने चालू करी? तो लॉर्ड डलहौजी ने चालू करी। रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी था। PWD की स्थापना लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड मेयो, पहली जनगणना 1872 की लॉर्ड मेयो के समय। कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय। बाद में इनकी हत्या भी कर दी गई थी। अब लॉर्ड कर्जन को देखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन को तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने ही अपनाई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, अलोकप्रिय वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है। ठीक है। चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट इन्हीं के समय आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय हुआ। खिलाफत आंदोलन भी चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। लॉर्ड इरविन, इसके समय पे साइमन कमीशन भारत आया। सैंडर्स की हत्या की गई और गोलमेज सम्मेलन इसी के समय पे हुए थे, क्योंकि 1929, 30, 31 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुए। लिंडलिथगो के बारे में, क्रिस मिशन भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र लिंडलिथगो के समय पे ही लिखा था। तो दोस्तों ये आपने अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन से? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के अधिवेशन। तो इन दोनों टॉपिक का जो वीडियो है ये हमने सेपरेट पढ़ा रखा है। तो इन दोनों टॉपिक को आप जाकर के हम नीचे लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगाएंगे। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में आधुनिक भारत के इतिहास में ये दोनों वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ से जा करके आप इसको देख लीजिएगा। बहुत ही ट्रिक के द्वारा और शॉर्ट में इसको समझाने का हमने वहाँ पे प्रयास किया है। तो डायरेक्टली आप जा करके ये वीडियो वहीं से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की जो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे
उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की थी, तो पूरा वीडियो जिन लोगों ने देखा है तो उनको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और अच्छे से उन लोगों ने इन चीज़ों को कवर भी किया होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब अगले वीडियो के लिए बता दीजिएगा कि किस क्लास या फिर कौन से वीडियो की मैराथन क्लास लगाई जाए, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा और हम जल्दी से वो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी क्लास आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए, नए लोग इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।